ओके, सो वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। तो यहाँ पे पूछता है हमसे, इफ़ यू हैव अ मीडिया सेंटर पीसी एंड यू वांट टू स्ट्रीम मल्टीमीडिया। ओके, तो जब भी आपकी लाइव स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया की बात आएगी, चाहे आप व्हाट्सएप कॉलिंग हो, चाहे आपका फेसबुक हो, या फिर आप जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे जब हम लाइव आते हैं या फेसबुक पे लाइव आते हैं, तो उसके लिए आप प्रोटोकॉल यूज़ करते हो, हमेशा याद रखिएगा UDP, दैट शुड बी ऑलवेज UDP, राइट। ओके, तो उसके बाद ज़रा देखते हैं, डज UDP यूज चेकसम्स। यस, देखिए चेकसम का थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, आगे आएगा भी वो इन डेप्थ। एक बार मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ एंड दैट शुड बी दिस वन। ओके, तो यस, क्वेश्चन क्या है कि क्या जो UDP है वो चेकसम यूज़ करती है। देखिए यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा हमसे कि क्या वो रिट्रांसमिशन करती है, पहले तो ये समझ लेते हैं। TCP जो है वो आपका चेकसम कह लीजिए, या फिर आप उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलते हैं सीक्वेंस नंबर्स यूज़ करती है TCP। वो काहे के लिए, ताकि अगर कोई डेटा मिस हो जाता है, करप्ट हो जाता है, तो वो उसको रीट्रांसमिट कर पाए कि इतने सीक्वेंस नंबर तक वो डेटा उसने भेज दिया था, बचा हुआ वो रीट्रांसमिट करेगा। और ये सीक्वेंस नंबर कहाँ पे नेगोशिएट होता है, जब आप TCP 3-वे हैंडशेक करते हैं। पर लेकिन UDP में कैसे पता चलेगा कि ये जो डेटा है जो आप रिसीव कर रहे हैं वो एक ऑथेंटिकेटेड डेटा है कि नहीं। याद करिए, जब आपने पढ़ा हो, जब हमने डिस्कस किया था कि एक राउटर अगर आपके पास है, क्या दिक्कत हो रही है, मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा, जस्ट ए मिनट। ओके, सॉरी फॉर दैट। तो हम क्या बात कर रहे थे कि राउटर जब भी कोई पैकेट रिसीव करता है, तो चाहे वो TCP हो या UDP हो, डजेंट मैटर, पर हमेशा ये क्या करेगा, लेयर 3 पे उसका चेकसम ज़रूर चेक करता है। तो यस, TCP हो या UDP, वो चेकसम उसमें रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सूट फॉर कम्युनिकेटिंग अक्रॉस द इंटरनेट। इंटरनेट के लिए कह लीजिए, या इंटरनेट का जो आप यूज़ करते हैं उसके लिए कौन से प्रोटोकॉल सेट्स हैं, आपको पता ही है। एक आपका आता है OSI मॉडल और एक आपका कौन सा है, TCP/IP मॉडल। तो यस, इट शुड बी TCP/IP। फिर आगे हमसे पूछता है कि अगर आप ज़्यादा पैकेट सेंड कर रहे हैं अलग अलग डेस्टिनेशन पे, तो ज़्यादा स्पीड कौन सी प्रोटोकॉल देने वाली है। तो ऑब्वियसली जब भी आपका डिस्कस होगा FTP और TFTP में, और जब भी डिस्कस होगा TCP और UDP में, जिसमें भी सेशंस बनते हैं पहले, मीन्स की 3-वे हैंडशेक होता है, या फिर कनेक्शन ओरिएंटेड जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हमेशा टाइम ज़्यादा लेती हैं, क्योंकि उनका ओवरहेड ज़्यादा रहता है, हेडर्स वगैरह ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो FTP TCP ये क्या है, इसीलिए बोलते हैं कि ये स्लोअर प्रोटोकॉल्स हैं। पर TFTP में, UDP में, इनके अंदर हेडर्स ऐड नहीं होते, इनके अंदर कोई 3-वे हैंडशेकिंग, कोई रिट्रांसमिशन नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, आपकी फास्टर है। तो अगर आपसे फास्ट पूछता है तो ये रहेगा UDP, पर आपसे सिक्योर पूछता है तो वो रहेगा आपका TCP, राइट। व्हाट डज UDP डिपेंड ऑन टू मूव पैकेट्स अराउंड द नेटवर्क। ओके, जैसे आप बात करेंगे कि लेयर 4 पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो अगर एक प्रोटोकॉल ऐड करती है UDP, ओके, जैसे आप वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग वगैरह, तो जब भी आपको वो UDP ध्यान आए ना, तो हमेशा लाइव कॉलिंग की बात करिए, स्ट्रीमिंग मीडिया की बात करिए, आप DNS की बात करिए, DHCP की बात करिए, राइट। उस तरह के केसेस में अगर, अब देखिए ये तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लेकिन इसको नेटवर्क में रीचेबिलिटी भी तो चाहिए ना, पहले रीचेबल होगा तभी वो ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, डेटा तभी भेज पाएगा जब वो पिंग कर पाएगा। उसके लिए जो UDP है वो किस पे डिपेंडेंट है, आपका IP के ऊपर, क्योंकि ये डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, याद रखिए। इसके अपने हेडर्स में सिर्फ क्या है, UDP वगैरह का ही है। एक तरह से ये मान लीजिए कि इसके अंदर कंट्रोल नहीं है रीचेबिलिटी वाला। एक सिंपल से, आपको अगर याद हो, एक हमने वीडियो देखी थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान है, शायद IP डेटा ऑपरेशंस की थी या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर वाली स्पेशली थी। उसमें मैंने बहुत एक्सप्लेन करके ये समझाया एग्जांपल्स के माध्यम से कि क्यों TCP और UDP में कौन से डिफरेंसेस है, और उन डिफरेंसेस की वजह से अंडरलाइंग जो लेयर्स हैं उन पे किस तरह से इनकी डिपेंडेबिलिटी बनती है। तो UDP हमेशा डिपेंडेबल रहती है IP के ऊपर। IP से रीचेबिलिटी आएगी तभी UDP के थ्रू आप डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे, सिंपल सी बात ये है, राइट। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, लेयर ऑफ OSI मॉडल वेयर यूजर कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। तो ऑब्वियसली जो मैं अभी आपको ये टीच कर रहा हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं अपनी PDF ओपन करे हुए हूँ आपके सामने। तो ये कौन सी लेयर का काम है, सिंपल एप्लीकेशन लेयर का। तो मुझे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए मेरी PDF को रन करने के लिए, चाहे वो आपका एडोब रीडर हो, PDF रीडर हो, या फिर कोई भी रीडर, वो एप्लीकेशन लेयर पे आता है।
तो कौन सी लेयर काम करती है एक इंटरफेस का, एप्लीकेशन, प्रोग्राम एंड नेक्स्ट लेयर डाउन। तो ऑब्वियसली वही है सेम कि जो मेरा ये यूज़र इंटरफेस आता है ये कौन सी लेयर पे आता है, आपकी एप्लीकेशन लेयर पे। तो एप्लीकेशन लेयर ही है जो आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम या यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है, तो दैट शुड बी एप्लीकेशन लेयर, राइट। तो कौन सी लेयर है जो आइडेंटिफाई करवाती है, एस्टेब्लिश करवाती है अवेलेबिलिटी। तो मैंने देखिए लास्ट वीडियो में शायद बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा ऐसा, जिसमें पूछा जाएगा आपसे कि भाई मिनिमम रिसोर्सेज कौन सी लेयर आपको आइडेंटिफाई करवा के देती है कि आपके पास नेटवर्क को यूज़ करने के लिए, इंटरनेट को यूज़ करने के लिए इनफ रिसोर्सेज है या नहीं, राइट। सो वेदर सफिशिएंट रिसोर्सेज आर देयर फॉर इंटेंडेड कम्युनिकेशन, वो एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं, तो दैट शुड बी ऑलवेज एप्लीकेशन लेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इनफ है कि नहीं आपके पास। तो ये लेयर को इसका नाम मिला है इसके काम की वजह से, ओके। ये प्रेजेंट करती है डेटा को एप्लीकेशन लेयर को, और डेटा ट्रांसलेशन और कोड फॉर्मेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए नाम से कौन सी का पता चलता है, वैसे तो कई सारी लेयर्स जिनमें नाम का, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर है उसमें पता चलता है, पर स्टिल यहाँ के एग्जांपल से क्या पूछ रहा है कि ये डेटा प्रेजेंटेशन का काम करती है। तो वो कौन सी लेयर, आपकी प्रेजेंटेशन। क्या प्रेजेंट है कि भाई आपका डेटा जो है वो किस फॉर्मेट में रहे, कलर कोडिंग और आपकी वो सब कैसी रहे, आप लैंग्वेज कौन सी यूज़ करें, आप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो आपका फॉर्मेट कौन सा है, .mp3 MP4 मीन्स आप मल्टीमीडिया फाइल अगर है वो टेक्स्ट है, इमेज है या क्या, तो ये कौन सी लेयर डिसाइड करती है, आपका प्रेजेंटेशन लेयर। एक ट्रांसलेटर का काम करती है लेयर आपका कोडिंग एंड कन्वर्जन फंक्शंस। तो एक इसको ना ऐसे याद रखिए, मैं हमेशा जो बोलता हूँ कि प्रेजेंटेशन लेयर एक ऐसी लेयर है जो आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को OS इंडिपेंडेंट बनाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पावर है एक OS की कोडिंग को दूसरे के OS की कोडिंग में कन्वर्ट करने का। इट मीन्स अगर आपका क्लाइंट मान लीजिए विंडो 10 पे रन कर रहा है और आपका जो सर्वर है वो अपाचे सर्वर है, लिनक्स का सर्वर है, तो दोनों डिफरेंट कोडिंग्स हैं, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो कन्वर्ट ट्रांसलेट कर सकती है इन बिटवीन दीज टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, जो ट्रांसलेशन है वो करवाएगी प्रेजेंटेशन लेयर, ओके। OSI हैज़ प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स हाउ डाटा स्टैंडर्ड शुड बी फॉर्मेटेड। तो ये कीवर्ड याद रखिए, वो इमेज वाली जो बात है कि फॉर्मेट का काम कौन करती है, आपकी प्रेजेंटेशन। और यहाँ तो और भी ज़्यादा दिया हो, अगर सिर्फ इतना भी होता तब भी आंसर प्रेजेंटेशन, बट यहाँ पे तो सीधा सीधा लिख दिया उसने, कंप्रेशन, डिकम्प्रेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। तो ये सारा किस लेयर पे आपका आता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे। ये लेयर प्रोवाइड करवाती है डायलॉग कंट्रोल बिटवीन डिवाइसेस और नोड्स। तो क्लाइंट सर्वर के बीच में जो सेशंस बनते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में जो सेशन बनते हैं, तो ऑब्वियसली इसका आंसर रहेगा आपका सेशन लेयर। याद रखिएगा डुप्लेक्स सिंप्लेक्स जो नेगोशिएशन है वो भी इसी लेयर पे होती है। दिस लेयर कोऑर्डिनेट करवाएगी बिटवीन सिस्टम एंड सर्वर टू ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वही आ गई जो मैंने अभी जस्ट बोला ही था आपको, तो दैट शुड बी सेशन लेयर। दिस लेयर बेसिकली कीप्स एप्लीकेशंस डेटा सेपरेट फ्रॉम अदर एप्लीकेशंस डेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज करता है बहुत बार। तो कई बार आपको इसका क्या लगेगा, मैं जो अपनी बताता हूँ, शुरू में मुझे क्या लगता था इसका आंसर क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट लेयर। क्योंकि मुझे लगता था कि जो मल्टीप्लेक्सिंग है ना आपकी, मल्टीप्लेक्सिंग कौन सा, जब आप एक IP प्लस पोर्ट नंबर यूज करते हैं एक सॉकेट बनाने के लिए, मतलब आपका एक सेशन एक सॉकेट से बनेगा, दूसरा सेशन आपका दूसरे सॉकेट से बनेगा, लेकिन वो सेशन जो क्रिएट करवा रहे हो ना वो किसका काम हुआ, सेशन लेयर का। तो इसके लिए जो एप्लीकेशंस अलग अलग हैं तो उनके लिए अलग अलग सेशंस का जो डायलॉग क्रिएशन रहेगा, कंट्रोल रहेगा, वो कौन करेगी, सेशन लेयर। हाँ वो एक अलग बात है, वो किसका यूज करके करेगी, आपका इन सॉकेट्स का। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो लेयर्स है वो इंटरडिपेंडेंट भी है आपके OSI मॉडल में, बट आपको टेक्निकलिटी समझनी है कि वो वर्ड्स देखने क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ उस बंदे ने। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या है दोबारा से, कीप्स एप्लीकेशन डेटा सेपरेट फ्रॉम अदर, मीन्स यहाँ पे ये पूछना ये चाह रहा है कि एक एप्लीकेशन का अलग सेशन 1 और दूसरी का सेशन 2, तो ये कौन करेगा, आपकी सेशन लेयर। तो माइंड में रखिएगा इसको जरूर। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म्स फॉर मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये मैंने बता दिया आपको, मल्टीप्लेक्सिंग कौन करवाएगा, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, यूजिंग सॉकेट्स, पोर्ट नंबर्स एंड IP एड्रेस, ओके। दिस लेयर हाइड डिटेल्स ऑफ एनी नेटवर्क डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन। और तो ये एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका रियल नेटवर्किंग को लेके भी, सिक्योरिटी को लेके भी, और इस तरह से एग्जाम क्वेश्चंस को लेके भी, कि एक आती है आपकी अपर लेयर्स, एक आपकी आती है लोअर लेयर्स, तो बीच में आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। वैसे तो ये लोअर लेयर का ही पार्ट एक तरह से बोलते हैं।
तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रही है कि एप्लीकेशन लेयर से नीचे की डिटेल को, जो नेटवर्क की डिटेल्स है, आईपी, मैक, जो भी आपकी प्रोटोकॉल्स यूज होंगे लेयर 3, लेयर 2 पे या लेयर 1 पे, उनको हाइड करती है। मीन्स कि मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, अगर आपको याद हो, अगर आप इंटरनेट सेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अंडरलाइंग जो आपका ट्रांसमिशन मीडिया है वो वायर्ड है या वायरलेस है, राइट। तो ये बात समझिए, अगर आप अपर लेयर से एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि जो आपकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वैन में वो MPLS है या फिर आपके लिए वो फ्रेम रिले काम कर रही है, ठीक है। ऊपर वाली लेयर को उससे कोई लेना देना नहीं है, उनका जो फॉर्मेटिंग, जो इनकैप्सुलेशन है वो सिमिलर रहेगा, चेंजेस आएंगे नीचे वाली लेयर पे जाके। तो कौन सी लेयर है जो ये करती है इस तरह से लेयरिंग को हाइड करवाने का काम? दैट इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, data integrity is ensured at this layer by flow control and request reliable data transport। तो ये कीवर्ड याद रखिए, reliable data transport। डेटा ट्रांसपोर्ट अगर सिर्फ रहता है तब भी आप किसकी बात करते हैं? ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल आती है, एक TCP है, एक UDP है। तो अभी वो क्या पूछ रहा है? रिलायबल। तो रिलायबल के लिए कौन सी प्रोटोकॉल आएगी? आपकी TCP। तो एनीवे प्रोटोकॉल लेयर कौन सी रहेगी आपकी? ट्रांसपोर्ट। विच लेयर मैनेज डिवाइस एड्रेसिंग? मैंने बताया था आपको, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीटेड है। डिवाइस एड्रेसिंग डजंट मीन मैक एड्रेस। वो एड्रेसिंग तब होगी जब आप खरीद चुके हैं डिवाइस, वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर ने लगा दिया, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप कौन सा डिवाइस एड्रेस कंट्रोल कर सकते हैं? IP एड्रेस। और वो किस लेयर पे आपका आता है? नेटवर्क लेयर पे। तो इसका आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन का? नेटवर्क लेयर। This layer must transport traffic between devices that aren't locally attached। तो एक नेटवर्क इधर है, एक नेटवर्क इधर है, यहाँ पे कोई 10.5 IP, 20.5, इनके बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? राउटर। राउटर किस पे काम करते हैं? IP पे, पैकेट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो वो सब किस पे आता है? IP एंड पैकेट्स आपका नेटवर्क लेयर पे। IP क्या है? प्रोटोकॉल्स है जो नेटवर्क लेयर पे काम करती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। राउटर डिवाइसेज है जो काम करते हैं नेटवर्क लेयर पे, और पैकेट्स नाम है आपकी नेटवर्क लेयर के PDO का। तो ये कई सारी चीजें आती है लेयर टू लेयर, ये सारी आपको ध्यान रखनी होती है। किसी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में भी, इंटरव्यू में भी। एंड ये जो आपका क्या बोलते हैं PDO और ये सब है ना, ये तो इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। बेसिक क्वेश्चंस जो है वो बहुत पूछते हैं कि अगर आपको पैकेट्स का, फ्रेम्स का, बिट्स का ही नहीं पता है, सेगमेंट्स का, तो फिर वो आगे आपसे एक्सपेक्ट करते नहीं है ज़्यादा कि इसको कुछ आता होगा। तो फिर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं और देखते हैं कि फिर आपको रखना है कि नहीं रखना है, सैलरी कितनी देनी है। समझ पा रहे हैं? तो यस, ये आपका फंडामेंटल वाला पार्ट है जो कि दैट शुड बी लाइक, दैट मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेटवर्क सर्विसेज टू एप्लीकेशंस? ठीक है, कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है जो आपकी सर्विसेज है नेटवर्क पे? मान लो आपको मेल यूज करना है, आपको फाइल ट्रांसफर कोई करनी है, टीम व्यूअर यूज करना है, एनीडेस्क वगैरह, तो वो आपका क्या आंसर रहता है हमेशा उसके लिए? जब भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो जो यूजर इंटरफेस आपको मिलता है दैट इज ऑन एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसफॉर्म्स डेटा फॉर्मेट्स टू प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर द एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया इन्होंने क्वेश्चन को, कि बात तो हो रही है एप्लीकेशन लेयर की, लेकिन एप्लीकेशन लेयर के लिए डेटा फॉर्मेटिंग कौन करेगा? तो ऑब्वियसली उसको किसको हैंड ओवर करना पड़ेगा? प्रेजेंटेशन लेयर को, क्योंकि डेटा फॉर्मेटिंग का काम कौन करती है? आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। तो वर्डिंग को बहुत बारीकी से देखना है आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस फॉर प्रोवाइडिंग ए लेयर्ड OSI आर्किटेक्चर? तो आप देख लेंगे और आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो आंसर 1 है वो सबसे सटीक आंसर आपको मिलेगा। ओके, A set of rules that determines the format and transmission of data। तो उसको क्या बोलते हैं आप? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल चाहे IP हो, चाहे मैक हो, चाहे OSPF हो, या EIGRP, BGP, ये सारी क्या करती हैं? प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए ही आपका डिजाइन एंड डेवलप की गई है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब टू डिवाइस कम्युनिकेशन ऑन अ शेयर्ड मीडियम एट द सेम टाइम? शेयर्ड मीडियम की जब आप बात कर रहे होंगे तो हब का एग्जाम्पल लीजिए। हब में मल्टीपल पोर्ट्स हैं, मल्टीपल डिवाइसेस हैं, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि सारे के सारे किसमें डाल दिया आपने? वर्ड कौन सा यूज किया है? टर्म कोलिजन डोमेन। याद है, सिंगल कोलिजन डोमेन आता था। ऐसे ही स्विचेस की बात करेंगे, हर डिवाइस का, हर पोर्ट का अपना क्या है? कोलिजन डोमेन। इट मींस जब भी आप डिवाइस कम्युनिकेशन में शेयरिंग की बात करेंगे तो कौन सा वर्ड आप यूज करेंगे? हमेशा कोलिजन, राइट। जब आप ब्रॉडकास्टिंग की बात करेंगे, जब आप मल्टी डिवाइसेस पे सेम टाइम कम्युनिकेशन की बात करेंगे, तब आप ब्रॉडकास्ट डोमेन की बात करेंगे।
विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल डज द NIC कार्ड ऑपरेट? NIC कार्ड ऑपरेट करता है किस लेयर पे? ये कई बार बहुत सारे मैंने आई थिंक कई टेलीग्राम चैनल पे आई थिंक यस मैंने देखा है क्वेश्चन, और वैसे भी जो फोरम्स है वहाँ पे भी बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं कि NIC जो आपका है वो लेयर 1 पे क्यों आता है, लेयर 2 या लेयर 3 पे क्यों नहीं है? लेयर 2 पे क्यों पूछते हैं? क्योंकि उसके अंदर मैक भी आता है, तो वो मैक उसके अंदर क्यों नहीं होता? उसके ऊपर आप IP जो कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो भी आपका, अगर एक तरह से देखेंगे तो आपको लग रहा है कि वो NIC पे आप कॉन्फ़िगर करते हैं, पर एक्चुअली आप NIC पे नहीं, आपके विंडोज़ या लिनक्स जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके TCP/IP स्टैक पे आप कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। और मैक आपको ऑब्वियसली वो एक जो मीडिया कंट्रोल एड्रेसिंग थी वो एक बार तो हो चुका है उसका, ठीक है। आपको जो मान लो आपके सिस्टम का मैक एड्रेस था 0A, ये आपको मिला हुआ है, लेकिन जब आप इसको ऐड करते हो ना, वो ऐड करने का काम पैकेट्स के अंदर जब उसको फ्रेम में कन्वर्ट करते हो तो एड्रेसिंग करते हो, उसमें सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक डालते हो, तो ये डालने का ऐड करने एनकैप्सुलेशन में मैक ऐड करने का काम फिजिकल लेयर का नहीं है, वो है आपकी डेटा लिंक लेयर का। तो याद रखिए जो NIC है सिर्फ एक फिजिकल हार्डवेयर है जो ऑपरेट करता है किस पे, लेयर 1 पे। तो यहां पे आपको डिवाइस हार्डवेयर प्रोटोकॉल एंड एक और चीज ध्यान रखनी है वो इनकैप्सुलेशन। तो ये जो लेयर की हम बात करते हैं वो इनकैप्सुलेशन के बेस पे बात करते हैं कि जो लेयर IP एड्रेस ऐड करेगी ना वो थर्ड लेयर पे, जो मतलब आपका डिवाइस IP पे काम करेगा वो किस लेयर पे आएगा, नेटवर्क लेयर पे। इस तरह से आपको आंसर करने हैं ये वाले क्वेश्चन। तो यस इसका आंसर लेयर 1 ही आएगा। नोवेल्स IPX तो OSI मॉडल में हमने डिस्कस किया था। IP तो अभी एक स्टैंडर्ड है, जितने भी नेटवर्क्स हैं सब वर्ल्ड वाइड IP ही प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं नेटवर्किंग के लिए। पर इससे पहले IPX, SPX, ये नोवल नेटवर्क जो आपका है ये ब्रांड नेम है, जैसे सिस्को है, IBM है, ऐसे ही नोवल भी एक नेटवर्क है। और तो ये IPX और SPX यूज़ करते थे, लेयर 3 की प्रोटोकॉल थी आपकी कनेक्टिविटी रीचेबिलिटी के लिए। ऐसे ही जो आपकी एप्पल कंपनी है वो एप्पल टॉक एक प्रोटोकॉल यूज़ करती थी, पर अभी सब लोग इनको छोड़ चुके हैं, ये लेगेसी आपकी डेप्रिकेटेड है। सबसे बेस्ट कौन सा है जो OSI TCP/IP के अकॉर्डिंग, दैट इज IP। बट एनीवे IPX, SPX, एप्पल टॉक ये सारी किस प्रोटोकॉल किस लेयर पे चलती थी आपकी, नेटवर्क लेयर पे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ लेयर्ड नेटवर्क मॉडल? लेयर्ड नेटवर्क तो आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये 3 आपको याद रखने हैं, ये बहुत बार डिस्कस कर भी चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेट एट द प्रेजेंटेशन लेयर? प्रेजेंटेशन लेयर पे फॉर्मेट्स चलते हैं, तो फॉर्मेटिंग मिडी एक फॉर्मेट है, JPG एक फॉर्मेट है, तो यस ये आंसर रहेंगे प्रेजेंटेशन लेयर के। आई होप आपको पता है मिडी क्या है, मीडिया इंडिपेंडेंट डिवाइस। कमेंट में जरूर डालना यार, फुल फॉर्म इसकी मैं भी देख लूँगा, राइट। तो विच लेयर ट्रांसलेट्स बिटवीन फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेसेस? तो यस ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि इसका आंसर आपको डेटा लिंक लेयर भी लग सकता है और इसका नेटवर्क लेयर भी लग सकता है। तो आंसर इसका रहेगा नेटवर्क लेयर। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, पूछ क्या रहा है, विच लेयर ट्रांसलेट्स बिटवीन फिजिकल एंड लॉजिकल। मैक और IP के बीच में जो ट्रांसलेशन का काम है वो कौन सी लेयर करती है? देखिए आप जब चलेंगे ऊपर से, राइट, तो अच्छा आप एक तरह से ये समझिए, मैं इसको जिस तरह से याद रखता हूं कि ARP है, यही इन दोनों के बीच का काम करती है, ठीक है, कि IP आपके पास है, उससे आपको मैक जनरेट करवाना है, तो ARP किस लेयर पे चलती है, नेटवर्क लेयर पे। तो अब इसका आंसर आप समझिए क्या होना चाहिए, नेटवर्क लेयर। तो और भी कई सारे एक्सप्लेनेशन हैं इस आंसर के लिए या इस क्वेश्चन के लिए, तो मैं जिस तरह से इस आंसर को याद रखता हूं दैट इज बाय कोरिलेटिंग इट विद द ARP। बट यस देयर कैन बी अनदर अल्टरनेट आंसर्स ऑल्सो, बट आंसर यही रहेगा नेटवर्क लेयर आपका, ठीक है। बिट सिंक्रोनाइजेशन इज हैंडल्ड एट विच लेयर? जो बिट सिंक्रोनाइजेशन है आपका, सो ऑब्वियसली जो आपकी बिट स्ट्रीम जनरेट होती हैं जो PDUs हैं वो किस लेयर पे आता है आपका, फिजिकल लेयर पे। तो यस इट शुड बी, इसमें कोई आपको ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। 2 सब लेयर्स ऑफ ए डेटा लिंक लेयर, एक LLC है, एक आपका मैक है, तो ये आपका सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऐड करने का काम करती है इनकैप्सुलेशन में, और LLC आपका जो एरर डिटेक्शन वाला काम है, फ्लो कंट्रोल जिसको बोलते हैं, तो ये दोनों ही आते हैं आपकी डेटा लिंक लेयर पे। चूज द प्रोटोकॉल्स वर्किंग, सेकेंड लेयर पे DLL पे काम करने वाली ये सारी प्रोटोकॉल्स डेटा लिंक लेयर पे काम करती हैं। देखिए
पढ़िएगा ज़रा इनके बारे, ये सारी लेगेसी है आपको याद रखने की, बस थोड़ा इसलिए डाल रखी है मैंने कि एटलीस्ट आपको एक आइडिया रहे कि हाँ जी बॉस ये प्रोटोकॉल्स थी जो पहले चलती थी ज़्यादातर, बट हाँ इनमें से कुछ हैं जो अभी भी यूज़ होती हैं, जैसे आपका HDLC है, आपका TPP है, तो सीरियल लिंक्स के लिए अभी भी ARP आप अभी भी यूज़ करते हैं। तो पर यहाँ पे मैं सहमत नहीं हूँ कि इन्होंने ARP को लेयर 2 पे डाला है। ARPA हो सकता है बट नॉट ARP। तो ARP किसकी है? लेयर 3 की प्रोटोकॉल है। कई बार लोग इसको लेयर 2.5 की भी बोलते हैं क्योंकि दोनों पे काम करता है। मैं आपको प्रैक्टिकली इसका एक वीडियो में एग्जांपल दे चुका हूं कि जब आप ARP का पैकेट देखेंगे ना, उसमें आपको टारगेट मैक में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन टारगेट IP में आपको डेस्टिनेशन की IP मिलती है, आपकी जनरली गेटवे की जो IP रहती है। तो आई डोंट नो, इसका आंसर ये तो नहीं होना चाहिए, ARP तो लेयर 3 पे चलता है। बट एनीवे इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आंसर आपको दिख रहा है कि क्या चूज करना है आपको, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलता है तो थोड़ा डिबेटेबल है ये, सो वी कैन डिस्कस दैट लेटर। विच इज़ द प्रोटोकॉल दैट मैप्स वेरिंग IP एड्रेस टू मैक एड्रेस? तो IP से मैक रिजोल्व करने का काम कौन सी प्रोटोकॉल करती है? ARP। यस वी नो दैट। डायल अप कनेक्शन टू एक्सेस द इंटरनेट यूज। डायल अप कनेक्शन मतलब जो आपके सीरियल लिंक्स आप यूज करते हैं वैन कनेक्टिविटी के लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, वो किस पे चलते हैं? आपकी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल पे, जो आपकी ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है। यस, तो दैट शुड बी TPP। होम ब्रॉडबैंड कनेक्शंस जो DSL पे काम करते हैं वो कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? वो कौन सी भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी TPP OE भी यूज़ कर सकते हैं, ईथरनेट वाली जो ज़्यादातर आजकल प्रेफर्ड है, पर वो ATM भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो ATM टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर आपको वैन का लिंक चाहिए है तो यस आप ये भी ब्रिज प्रोटोकॉल। सो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। सो आई होप ये वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा हो चुकी है, तो इसको यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।